Welcome again, my dear friends, to your own YouTube channel, and you're watching Amit Ambast. Friend, in my last video lectures, we were discussing the fundamental rights, and we have covered till Article 21. And today we'll start from Article 22 and try to complete the fundamental rights. तो फ्रेंड्स, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जिन लोगों ने भी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, उस लिंक पर आप जाकर उस पिछले वीडियो को देखें and then come back again for this video so that you can get the most out of it. So let's start the today's class with Article 22. Friends, Article 22. Now see what it deals with. आर्टिकल है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, आज हम लोग इस क्लास में सीखते हैं. तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 22 वैसे लोगों के बारे में डिस्कस करता है जिनको अरेस्ट या डिटेंशन किया गया है, उस समय उनको दिए गए अधिकार जो हमारे संविधान देता है उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं. तो दैट मीन्स इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. तो फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं, आर्टिकल 22 जो है मुख्यतः broadly it is divided into two parts, that is one punitive detention and the other is preventive detention. ये दोनों बातें यहां पर 7 क्लॉज में डिस्कस की गई हैं. ओके, punitive detention का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने the person who have already committed the crime, वैसे लोगों के लिए राइट्स की बात करता है ये आर्टिकल 22 कि उसमें क्या राइट्स उनको दिए गए हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये हो गया कि द पर्सन हैज नॉट कमिटेड द क्राइम येट बट इट्स एन एप्रीहेंशन that they can commit a crime in future, and to curtail or to prohibit that crime, preventive detention is awarded. Okay, तो हम लोग इन सारी चीजों को समझते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. तो अभी आइए आर्टिकल 22 को शुरुआत करते हैं, उसके बाद सारी चीजों को हम लोग जाते हैं. तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारे यहाँ वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की जाती है और लोगों के लिए यहाँ पर ये डेमोक्रेसी में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि लोगों के लिए जो भी राजतंत्र है, प्रणाली है, सब उनके फेवरेबल है. ठीक है, स्टेट के लिए, स्टेट हमेशा उनके पीपल, उसके सिटीजन्स के लिए काम करती है. तो फ्रेंड, आइए एक राइट्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये राइट्स क्या एक्चुअली कहता है. तो आर्टिकल 22(1) में कहा जाता है फ्रेंड, ये कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है उसके क्राइम करने के बाद, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको बताना होगा कि उसको अरेस्टिंग ऑन किस ग्राउंड पे किया गया है. दैट मींस ऑन विच ग्राउंड द पर्सन इज अरेस्टेड. ठीक है, ये 22 सब क्लॉज 1 में कहा गया. दैट मींस आफ्टर द अरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज टू इन्फॉर्म एज व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड, ऑन विच लीगल ग्राउंड ही हैज बीन अरेस्टेड. 22 सब क्लॉज 2 में फ्रेंड्स ये कहा गया है कि इट्स अ राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन to contact the legal practitioner, has the right to consult an advocate. Advocate का मतलब हो गया legal practitioner. फर्दर हुसैनारा के केस में फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट भी दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि एनीवन, दैट मींस एनी अरेस्टेड पर्सन, किसी भी वजह से इफ ही इज अनेबल टू अपॉइंट द लीगल प्रैक्टिशनर, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड हिम अ फ्री लीगल सर्विस. ठीक है, ये दिया है. इसका मतलब यही हो गया कि अगर किसी वजह से, पॉवर्टी एक वजह हो सकता है और भी कई वजह हो सकती हैं, तो उस वजह से अगर एक जो अरेस्टेड पर्सन है वो अगर अपने लीगल प्रैक्टिशनर को नहीं अपॉइंट कर पा रहा है, नहीं रख पा रहा है, तो इट्स बिकम द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि उसको एक फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराया जाए. ठीक है, ये 22 सब क्लॉज 2 में फ्रेंड ये बातें आती हैं. 22 सब क्लॉज 2 में आप थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, यहां पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है, मैं इसको रेक्टिफाई करा देता हूं. तीसरा, 22 के सब क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि अगर आपने किसी को भी अरेस्ट किया है, किसी को भी डिटेन किया गया है, तो उसको विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कराना पड़ेगा. ओके, इसका कहने का मतलब हो गया, इफ एनीवन इज अरेस्टेड देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट और द पुलिस और जिस भी एजेंसी ने उनको अरेस्ट किया है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के बीच में उनको 24 आवर्स के विद इन उनको प्रोड्यूस कर दिया जाए. ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 बताता है. ओके, और इसी से कंटिन्यू, उसको ही कंटिन्यू हम लोग करते हैं फ्रेंड्स. तो 22 सब क्लॉज 4 में क्या कहा गया है? 22 सब क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि इफ अ पर्सन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, देन उसका जो ये डिटेंशन होगा वो इलीगल कंसीडर कर दिया जाएगा एंड ही विल बी कंसीडर्ड फ्री एज पर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4. ओके, तो प्यूनिटिव डिटेंशन में यही 4 बातें आती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसके बारे में डिस्कस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स में किया गया है. तो आइए इसको जब हम लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं
तो चीजें और थोड़ी समझ जाएंगी और दिमाग में आपके ये छपेंगी। ठीक है, अभी तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, अब आइए इसको वर्ड्स में देखते हैं। तो बोलता है फ्रेंड्स आर्टिकल 22 इन जनरल इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रहा होगा ये क्या बातें लिखी गई हैं। इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, मैं समझा ही चुका हूं। नाउ कम टू आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1। इसमें यह कहा गया है एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू विच ही हैज बीन अरेस्टेड। उनके ग्राउंड्स उनको बताने पड़ेंगे, यह आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में कहा गया है। नाउ कम बैक टू आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2। इसमें फ्रेंड्स ये कहा गया है कि ही कैन नॉट बी डिनाइड टू द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट। कहने का मतलब उसको एक एडवोकेट रखने का अधिकार से वंचित आप नहीं कर सकते, और इन केस he is unable to appoint any legal practitioner then it is the duty of the state to provide him a free legal service। ठीक है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 इसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे, ये 22 सब क्लॉज 2 नहीं, 22 सब क्लॉज 3 होगा कि अरेस्टेड इंडिविजुअल जिनको भी आपने अरेस्ट किया है उसको 24 आवर्स के विदिन मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, तो 22 सब क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि इफ ही इज नॉट प्रोड्यूस्ड before the magistrate within the 24 hours then the detention of the arrest will be considered illegal and he has to be freed from the custody that comes under the purview of article 22 sub clause 4। तो ये जो हो गई सारी बातें 1 2 3 4 this comes under the category of punitive detention। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि punitive detention होता क्या है। तो punitive detention वैसा detention है, वैसा arrest है where the person has already committed the crime and now he has been detained or arrested for that committed crime। यही punitive detention होता है। और जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि punitive में क्या बातें और हो सकती हैं और क्या इसको कहा जाता है, कैसे इसको समझेंगे। आइए अब यहां पर कुछ देखिए, कुछ बात और लिखी गई है कि these safeguards are however, ये जो safeguards कहने का मतलब ये जो राइट्स है, ये जो अधिकार है, ये जो प्रिविलेजेस है अरेस्टेड पर्संस के लिए, तो इन ये सब चीजें जो हैं किनको नहीं दी जाती हैं, किनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। एनिमी एलियंस, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। पीपल्स अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को हम लोग आगे समझेंगे तो आप बातों को और बढ़िया से समझ पाएंगे। फिलहाल बस इतना देखिए, पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और इन शॉर्ट अगर मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में बताऊं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ये हो गया कि व्हेन देयर इज एन एप्रीहेंशन कि कोई व्यक्ति एक क्राइम कर सकता है जिससे दूसरों के लिए परेशानी या दूसरों के लिए बाधा हो, तो वैसे परिस्थिति में इनको डिटेन कर लिया जाए, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आप रिमेंबर याद रखिएगा कि प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में यही हो गया फ्रेंड्स कि प्यूनिटिव में ऑलरेडी द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड प्रिवेंटिव में क्या है कि देयर इज एन चांस ऑफ कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस, मतलब एक एप्रीहेंशन होता है, एक अंदेशा होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो बातें आपको मैं कई बार कह चुका हूं। अब आइए यहां पर लिखा है डिटेंशन, प्यूनिटिव, अंडर ट्रायल और प्रिवेंटिव। तो फ्रेंड्स इसको मैंने इस तरीके से अलग इसलिए कर दिया क्योंकि ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन है यहाँ पर दो कैटेगरी हो जाता है, जो जनरली किताब में या फिर लोग नहीं उसको आगे बढ़ जाते हैं, बट मैं इसको आपको क्लियर कराता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इसको बाइफर्केट कर देते हैं। ठीक है, ये प्यूनिटिव डिटेंशन में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो व्हाट डज इट मीन मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये सेपरेटली आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन है जो कि पढ़ना ही है, और ये आर्टिकल 22 के 5, 6, 7 में डिस्कस्ड है। ठीक है, तो आइए प्यूनिटिव डिटेंशन तो आपको पता ही है कि जब क्राइम कमिट हो गया है। अब फ्रेंड्स एक चीज समझिए कि जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके क्राइम के वजह से, सपोज करिए उसने चोरी किया है, कि मोटरसाइकिल चोरी कर ली है या फिर किसी भी क्राइम को उसने किया है। अब उस क्राइम के वजह से चूंकि ऑफेंस हो चुका है, पुलिस उसको पकड़कर कोर्ट ले जाती है। तो अब देखिए होता क्या है कि जजमेंट के प्रोनाउंस्ड होने के पहले तक, जजमेंट के, मेरी बातों को समझिएगा, जजमेंट के प्रोनाउंस होने के पहले तक जो एक्यूज होता है उस पर ट्रायल चलती है। ट्रायल चलती है इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है वो एक्यूज इज नाइदर एक्विटेड, सॉरी एक्यूड इज द एक्यूज जो होता है वो गिल्टी, नहीं वो गिल्ट होता है और नहीं वो इनोसेंट होता है। कहने का मतलब ट्रायल्स चलते रहती हैं, जजमेंट अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब कि वो जजमेंट में एक्विटल भी उसका हो सकता है, कन्विक्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब वो इनोसेंट भी हो सकता है और वो गिल्ट भी हो सकता है। तो उस केस में जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होता है, जजमेंट, मेरी बात समझिएगा, जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होता है कोर्ट में, तब तक फ्रेंड दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर। कहने का मतलब वहां पर जो ट्रायल चलती हैं वो अभी चल रहा है, ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, ट्रायल हैज नॉट बीन कंक्लूडेड। ओके, और
जब डिटेंशन और जब जजमेंट हो जाता है फ्रेंड्स, जजमेंट हो गया एंड नाउ ही हैज बीन हेल्ड गिल्टी और अब उसको सजा देनी है, तो देन इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन। ओके, बात को समझिए, जैसे सपोज करिए किसी ने क्राइम को कमिट कर लिया, उसको जेल भेज दिया गया, ठीक है, तो अभी तो फ्रेंड्स जजमेंट तुरंत एक दिन में आया नहीं, तो अभी जो वो जेल गया है तो अब वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के कैटेगरी में, अंडर ट्रायल प्रिजनर के कैपेसिटी में वो जेल गया है, ठीक है। और उसके बाद जब जजमेंट उसमें केस में हो जाता है, जजमेंट का एक प्रोसीजर होता है कोर्ट्स में, काफी प्रक्रियाएं होती हैं, उसको खत्म होने के बाद कुछ समय, कुछ महीने के बाद जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है फाइनली, उसके बाद भी अगर उसको वो एक्यूट, अगर वो गिल्ट फाउंड होता है तो उसे सजा मिलती है, ठीक है, 2 साल हुआ, 3 साल, जो भी जितने भी सजा उसमें एज प्रिस्क्राइब्ड हो सीआरपीसी का और आईपीसी के तहत, तो उसमें उसको सजाएं दी जाती हैं, तो उसके बाद उसको ये प्यूनिटिव डिटेंशन उसमें कहा जाता है, ठीक है, दंडात्मक डिटेंशन इसको कह सकते हैं। और ये अंडर ट्रायल कहने का मतलब कि जजमेंट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड एंड इन बिटवीन द जजमेंट वो कस्टडी में है, तो दैट इज अंडर ट्रायल प्रिजनर। आई होप कि आप ये बातें समझ गए होंगे। अब आइए प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करें। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वही है कि देयर इज एन एप्रीहेंशन कि क्राइम कैन बी कमिटेड, तो उसमें ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको डिटेन किया जाता है। और इसमें कई चीजें हैं फ्रेंड्स कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से ज्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते, और अगर उससे करना होगा तो एक बॉडी बनती है, एक एडवाइजरी बॉडी, उसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, और उसके बाद ही उनको बताना है कि अंडर विच प्रोविजन और किस वजह से आप उसको डिटेन कर रहे हैं। कई सारी बातें हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर आपको एक डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्यूनिटिव एंड द प्रिवेंटिव, तो आई होप कि अब आप इसको बताने के लायक हो गए होंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको फ्रेंड्स वही बता रहा है, अब नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में थोड़ा सा ब्रॉडली बताया जा रहा है। ये 3 मंथ या मैक्सिमम ऑफ 90 डेज का इसमें प्रोविजन है फ्रेंड्स डिटेंशन का। ये आपको एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड दैट अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन। योर आंसर विल बी 90 डेज, दैट मींस 3 मंथ्स। अब आइए इसको समझते हैं। एक एडवाइजरी बोर्ड होता है इसमें, अगर आपको 3 महीने से बढ़ाना है इसमें, तो इसमें किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप इस पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। एडवाइजरी बोर्ड होता है फ्रेंड, उसका रिकमेंडेशन मैंडेटरी होता है, ठीक है। और उस एडवाइजरी बोर्ड में देखिए होते कौन है, मेंबर्स कौन होते हैं, तो जज हो गए, एक्स जज ऑफ अ हाई कोर्ट, और एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ जज, ठीक है। व्हाट रीजन ही हैज बीन डिटेन, वो रीजन बताने पड़ेंगे कि किस वजह से उनको डिटेन कर रखा गया है। और तीसरी बात है कि राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द एक्यूज्ड। ओके, आप बातें को समझ रहे होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्यूनिटिव डिटेंशन एंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन व्हिच फॉल्स अंडर द आर्टिकल 22। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंश्राइंड है, उसमें हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में राइट ऑफ इक्वालिटी का देखा, राइट ऑफ फ्रीडम देखा, राइट ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी देखे। अब हम लोग आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के तहत कही गई है, ठीक है। तो हम लोग रीड करते हैं। आर्टिकल 23 में क्या गया? आर्टिकल 23 में कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये प्रोहिबिटेड है फ्रेंड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो फोर्स्ड लेबर है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध हमारे संविधान में आर्टिकल 23 के तहत सजा का प्रावधान है। और ये अधिकार है कि किसी भी ह्यूमन बींग्स को फोर्सफुली ट्रैफिकिंग नहीं करा सकते। फोर्स्ड लेबर को हमारा जो संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोहिबिट करता है। ओके, नाउ कम टू द आर्टिकल 24। ये कहता है फ्रेंड्स कि प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। कहने का मतलब किसी भी फैक्ट्रीज में बच्चों को एम्प्लॉय आप नहीं करा सकते, ठीक है। ये अधिकार आर्टिकल 24 में एंश्राइंड है, बताया गया। अब आइए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जैसे जिन आर्टिकल्स में एम्फेसिस देने होंगे, कुछ कंसेप्ट्स की बात होगी, तो उन आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स में वैसी कोई बात नहीं है और वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है कुछ ज्यादा जिसमें हम लोग और डीपली घुसे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इनको हल्के से आपको समझाते हुए आगे निकल रहा हूं, और जहां मुझे लगेगा कि ये आर्टिकल्स में आप लोगों को कुछ जानकारी विशेष कुछ देनी होगी तो मैं दूंगा। ओके, तो आइए आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है say that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely process, practice and propagate religion। आर्टिकल 25 के बारे में मुख्यतः यही आप समझ लीजिए कि ये रिलीजन के बारे में एक अधिकार प्राप्त देता है फ्रेंड्स, कि हमारा चूंकि हमारा कंट्री है, हमारा स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ओके। और हम लोग सारे रिलीजन को उतने ही रिस्पेक्ट करते हैं जितने कि किसी पर्टिकुलर एक को करेंगे। तो इसीलिए उसके तहत ये कहा गया है
कि सारे पर्संस इक्वली इंटाइटल्ड हैं अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने मस्तिष्क से जिस भी रिलीजन को वो चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। आर्टिकल 26 में कहा गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये एक स्वतंत्रता दी गई है जिसके तहत रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार प्राप्त है। 25 गारंटी करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल, while आर्टिकल 26 guarantees the right of religious denomination or their sections। रिलीजियस संप्रदायों के लिए भी ये लागू का होता है। ये एक इंडिविजुअल राइट हो गया 25, और 26 उन संप्रदाय अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनके, उनको भी ये राइट प्रोवाइड करता है। नाउ कम टू आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 clearly states that no person shall be compelled to pay any taxes, okay, for the maintenance of any particular religion or religious denomination। ये कहता है फ्रेंड कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके रिलीजन के नाम पे उनसे टैक्स लेवी नहीं कर सकते। ओके, अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आप समझिएगा कि टैक्स को लेवी करना और दूसरा है फ्रेंड्स फी। तो टैक्स लेवी करने पे यहां पर प्रोहिबिशन है, बट देयर इज नो प्रोहिबिशन इन कलेक्टिंग फी। और वो फी क्यों लिया जाएगा? टू एडमिनिस्टर जो भी इनके रिलीजियस डिनोमिनेशन होंगे उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको चलाने के लिए अगर फी की कोई जरूरत है तो उस फी के तहत वो लोग कर सकते हैं, बट वहां पर किसी तरह का टैक्स को लेवी करने का प्रावधान नहीं है, वो नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 27 के बारे में बताया गया है। नाउ आर्टिकल 28, इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके तहत ये कहा गया है, इसके अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णता प्रेषित, ठीक है, बातों को समझिएगा, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णता प्रेषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। इसका मतलब ये हो गया कि राज्य निधि स्टेट फंड से टोटली स्पॉन्सरशिप जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे वहां पर किसी भी तरह की कोई धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस नॉलेज, एजुकेशन नहीं दी जाएंगी। बात को आप समझ रहे होंगे, कुछ बहुत विशेष बताने वाली बात नहीं है। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन स्थापना किसी विन्यास, एंडोमेंट या किसी न्यास के अधीन हुई हो। ठीक है, रिक्वायरिंग इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस कंस्ट्रक्शन इन सच इंस्टीट्यूशन। आप इसको समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। यही कहा गया है कि इसके अंतर्गत अंडर दिस आर्टिकल राज्य निधि से स्टेट फंड से अगर पूर्णता कोई स्पॉन्सर्ड कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता है, वहां पर शिक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि देयर इज एन एक्सेप्शन कि यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती कि जिनका प्रशासन, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना, बट उनका जो एस्टैब्लिशमेंट हो किसी और उद्देश्य से। तो वो उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य विन्यास, एंडोमेंट या किसी ट्रस्ट के अधीन हुई। ठीक है, नाउ अब हम लोग आर्टिकल 29 को देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 में फ्रेंड्स लिखा है प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के संरक्षण के बारे में बात करता है ये 29। 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज को ये राइट्स दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करें, उसको चलाएं और उसको स्थापित करने का अधिकार ये माइनॉरिटीज को मिला है। आर्टिकल 32 को हम लोग समझते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है और आर्टिकल 32 को इतना महत्व इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो फॉर व्हाट रीजन दिस हैज बीन असाइन्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस एंड सच इंपॉर्टेंट रिलेवेंसेस इन आर्टिकल 32। तो व्हाट इज आर्टिकल 32, हम लोग इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप समझते हैं कि जैसे हम लोग, ये मैं आपको पहले समझा दूं कि जैसे हम किसी भी वैल्यूएबल चीज को जब खरीदते हैं, वैल्यूएबल आइटम को जब हम परचेज करते हैं, तो हमारा जो मेजर कंसर्न होता है उसके सिक्योरिटी का होता है। ठीक है, जैसे हमने एक मोबाइल फोन ही खरीदा, कोई मोबाइल फोन, तो हमारे सिक्योरिटी का उसका ये होता है कि भाई उसको सिक्योर करने के लिए हम उसमें टेम्पर ग्लास लगाते हैं, हम उसमें कवर लगाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को, द सिटीजन ऑफ इंडिया, और कुछ केसेस में सारे लोगों को जो सिटीजन नहीं है, फॉरेनर्स है, उनके लिए भी जो प्रोवाइड करती है, तो उसके सेफगार्ड के लिए क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो प्रोविजन, वो सिक्योरिटी आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स थ्रू द रिट्स। ठीक है, आई होप ये चीज को आप समझ रहे होंगे, इन बातों को आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है
कि जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होता है, तो उस फंडामेंटल राइट्स के सिक्योरिटी के लिए, उनको इन्फोर्स कराने के लिए, उनका संरक्षण के लिए हमारे पास क्या व्यवस्थाएं हैं, तो वो व्यवस्था आर्टिकल 32 में बताया गया है थ्रू द 5 डिफरेंट रिट्स। तो रिट्स की बात करें तो रिट्स एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर जिसको आप रेमेडी के तहत समझ सकते हैं। तो वो 5 रिट्स दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस रिट्स के तहत हम लोग सेफगार्ड कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, रिट्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं। उससे पहले ये बता दें कि फ्रेंड्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में there are two sections, there are two articles. One is the article 32 and one is the article 226. In article 32 it's a provision whenever there is a violation of the fundamental rights, you can directly move to the Supreme Court for safeguarding it. और जब आर्टिकल 226 की बात आती है तो अगेन देयर इज अ प्रोविजन कि whenever there is a violation of fundamental right, we can move to the हाई कोर्ट्स ऑफ द कंसर्न स्टेट। कहने का मतलब 226 एवं 232 वो आर्टिकल्स हैं जिसके तहत अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। अगर दोनों में वही बातें कही गई हैं तो फिर व्हाई देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 2 डिफरेंट आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 और 226 में आप यही अंतर समझ सकते हैं कि आर्टिकल 32 फ्रेंड चूंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत ऑलरेडी आता है, तो ये आर्टिकल 32 हमारे से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस केस में हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अधिकार देता है। ठीक है, बट आर्टिकल 226 226 में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 226 में फ्रेंड्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जितने भी स्टैट्यूटरी राइट्स हैं उनका हनन अगर होता है तो हम अपने हाई कोर्ट्स में, जो कि भी कंसर्न स्टेट हमारा रहा हो, हम वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए 5 रिट्स को हम लोग समझते हैं। अच्छा, 5 रिट्स को समझने से पहले हम लोग एक बात और समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि आर्टिकल 359 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे प्रेसिडेंट को कुछ राइट्स दिए गए हैं। उसके तहत ये कहा गया है कि वो इमरजेंसी के समय कुछ जो ये नेशनल इमरजेंसी होता है उस समय वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, वह यहां पर लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ओके, यहां पर आर्टिकल 2021 लागू नहीं होता है, इमरजेंसी के दौरान भी वो आर्टिकल्स इंटैक्ट रहती हैं। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं रिट्स को। तो फ्रेंड्स, रिट्स के बारे में लोग समझते हैं। तो ये तो लिखा है फॉर्मल रिटन ऑर्डर, जिसको आप रेमेडी भी समझ सकते हैं, रेमेडी फॉर सेफ गार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, ये रिट्स होती हैं। 32 सुप्रीम कोर्ट मैंने अभी डिस्कस करा है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ये मैंने बताया। अब देखिए यहां रिट्स जो 5 फ्रेंड, ये जो 4 रिट्स दी गई हैं, यहां पर आइए हम लोग रिट्स को समझते हैं। तो पहला रिट्स ये हेबियस कॉर्पस होता है। ये एक्चुअली हेबियस कॉर्पस यहां पर मेंशन नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, आप इसको हेबियस कॉर्पस लिख दो, हेबियस कॉर्पस। ओके, अब ये 5 रिट्स हो गए। तो हेबियस कॉर्पस में क्या कहता है, ये हम चीजों को समझते हैं। तो हेबियस कॉर्पस फ्रेंड्स एक लैटिन वर्ड है। इनफैक्ट जितने भी रिट्स आप लोगों को यहां पर दिख रहे होंगे ये सारे लैटिन वर्ड हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से ये एप्लीकेबल है और ये होता क्या है, आज हम लोग इसको समझते हैं। तो हेबियस कॉर्पस फ्रेंड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ। तो ये क्या बात कहता है, आइए इसको हम समझते हैं। तो व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है, जब भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, इलीगली उसको डिटेन कर लिया जाता है फॉर मोर देन 24 आवर्स बिफोर प्रोड्यूसिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो उस केस में ये हेबियस कॉर्पस रिट जो है इशू किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, और उसको 24 घंटे के बाद भी उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में वो अरेस्ट, वो डिटेंशन इलीगल होता है और उस केस में ये हेबियस कॉर्पस हम लोग फाइल करते हैं और वो इशू किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट से, और उसके तहत एक्यूज्ड को जो उनका अरेस्टिंग है उसको इलीगल डिक्लेयर करते हुए उसे फ्री करना पड़ता है। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस आप समझ रहे होंगे, इसका परव्यू काफी बड़ा है और ये काफी मतलब एक इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रिट्स है। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस में ये बातें हो गई, ये कब इशू की जाती हैं। तो पहला यही है कि व्हेन द अक्यूज्ड इज अरेस्टेड एंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन 24 आवर्स, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और 24 घंटे के अंदर उसको अगर नहीं प्रोड्यूस किया जाता है तो वैसे कस्टडी को वो इलीगल डिक्लेयर किया जाता है और कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिट का यूज करते हुए
उस एक्यूज को, उस अरेस्टेड पर्सन को फ्री करती है। ठीक है, आइए दूसरा वो केस कब है जिस केस में हेबियस कॉर्पस हम लोग फिर से एप्लीकेबल है, तो वो देखिए, एक्यूज्ड इज अरेस्टेड एज पर लॉ but the law is itself invalid, then Supreme Court finds it true under Article 13 sub clause 2, it can reject that arrest. कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर किसी भी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है एज पर लॉ, ओके, एज पर लॉ, बट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत नहीं है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने सेक्शन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के तहत उस लॉ को रिजेक्ट करते हुए उसको फ्री कर सकती है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जा रहा होगा, मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया चुका है कि मैंने बताया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ये सब क्या होता है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पर पेस्टेड है, आप उसको देखेंगे तो आर्टिकल 20 से मैंने समझाया हुआ है, तो आप लोगों को चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आइए मैं एक बार फिर से बताता हूँ ड्यू प्रोसेस लॉ। फ्रेंड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि यहां पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होती है, ठीक है, और प्रोसीजर एज वेल एज द सब्सटेंस ऑफ लॉ को देखने का अधिकार, उसको रिव्यू करने का पावर हमारे जुडिशरी को होता है। सो दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज करिए किसी भी लॉ को पास किया गया है, तो जुडिशरी को क्या उसमें पावर होता है कि वहां पर वो देख सकती है कि वो जो बना हुआ बिल है, सॉरी, वो जो बना हुआ लॉ है वो हमारे सोसाइटी के लिए क्या प्रभाव छोड़ता है, उसका सब्सटेंस क्या है उसके लॉ को, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। इन शॉर्ट बस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब वही हो गया। हियर द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, रादर द जुडिशरी इज ऑन द अपर एज, ठीक है, वो अपर एज में होती है, और जुडिशरी चेक वेदर द law which has been made or which has been whether the law which has been made is correct or not, and not only the correctness of the law but also it checks the substance of the law and what is the different prospects for the society। जो वो लॉ बना हुआ है उसको चेक करती है, दैट मींस उस लॉ का बने हुए लॉ को सब्सटेंस भी चेक करती है। तो उस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स दैट ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत नहीं है, तो वो उस लॉ को वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर देती है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 से, और एक्यूज्ड को फ्री किया जाता है। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस यही दो कैटेगरीज में इशू किए जाते हैं फ्रेंड्स। पहला तो मैं बता दिया कि जो 24 आवर्स के विद इन अगर आप उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो इशू होता है। द सेकंड पार्ट कि द अरेस्ट इज द एक्यूज्ड इज अरेस्टेड एज पर लॉ बट द लॉ इज इटसेल्फ इनवैलिड बाय एज पर द सुप्रीम कोर्ट। So it and by Article 13 sub clause 2 it can reject that law by the due course of law, due process of law। ठीक है, तो ये इशू की जा सकती है। नाउ आर्टिकल 21 में आइए हम लोग लिखा है कि इन आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज रिटन। आपने आर्टिकल 21 में देखा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, जहां पर कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम होता है और वहां पर जुडिशियल रिव्यू इज नॉट पॉसिबल। जुडिशरी वहां पर बस प्रोसीजर देखती हैं कि जो भी लॉ बनाए गए हैं उसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, और वो जो बना हुआ लॉ है उसका क्या प्रभाव है सोसाइटी पे, उसका क्या सब्सटेंस है, उसको चेक करने का अधिकार नहीं होता। दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और उसका ही उल्टा ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। ठीक है, यहां पर पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं माना जाता है, यहां पर जुडिशरी को पावर है उसके प्रोसीजर और सब्सटेंस दोनों को चेक करने का, और उस केस में अगर वो लॉ उसको प्रॉपर फिट एंड फाइन नहीं लगता फॉर द सोसाइटी तो उस लॉ को रिजेक्ट करने का अधिकार जुडिशरी का है, और उसी केस में अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 वो रिजेक्ट कर सकती है वैसे अरेस्ट को, एंड नाउ द अरेस्टेड एक्यूज्ड हैज टू बी फ्रीड। तो आप ये समझ चुके होंगे हेबियस कॉर्पस होता क्या है। ठीक है, अब आइए हम लोग मैंडेमस के बारे में समझते हैं। मैंडेमस का मतलब हो गया फ्रेंड कि वी कमांड। ठीक है, वी कमांड। अब ये होता क्या है, तो इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिस आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू डू सो। कहने का मतलब कि ये एक कमांड है इशू, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स किसी भी पब्लिक ऑफिस में प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है और द पर्सन हु इज सिटिंग और हु इज होल्डिंग द ऑफिस इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में वो सक्षम नहीं है, तो उस केस में ये जो मैंडेमस रिट है उसको इशू किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको किसके विरुद्ध इशू किया जाता है। तो फ्रेंड्स एनी पब्लिक बॉडी, कोई भी पब्लिक बॉडी के विरुद्ध इसको इशू कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन, एन इंफीरियर कोर्ट, निचले जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स आप देखते होंगे शहर में, और गवर्नमेंट के विरुद्ध।
किसके विरुद्ध ये इशू नहीं किया जाता? तो ये प्राइवेट एंटिटी, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी है, उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, गवर्नर, द चीफ जस्टिस एज अ कैपेसिटी ऑफ द जस्टिस उनको नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंड्स मैंडमस है। अब आइए हम लोग प्रोहिबिशन को समझते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब हो गया मींस टू फॉरबिड। ठीक है, अब प्रोहिबिशन और फ्रेंड्स यहां पर एक आ गया ये सर्टुररी। ठीक है, तो ये जो दो रेट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, दीज टू रेट्स आर क्वाइट सिमिलर, ये काफी हद तक सिमिलर है, कुछ उसमें सूक्ष्म डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोहिबिशन है इसका मतलब हो गया मींस टू फॉरबिड, रोकना, प्रिवेंट करना। ठीक है, ये इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और usurping a jurisdiction that it does not possess। इसमें क्या करता है, हायर कोर्ट जो है फ्रेंड लोअर कोर्ट्स को रोकती है वैसे डिस्कशन, वैसे जजमेंट, सॉरी वैसे इश्यूज में जहां पर उनका जुरिडिक्शन नहीं होता है और हमने जुरिडिक्शन से बियॉन्ड जाकर किसी तरह का वो फैसला कर देती है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये प्रोहिबिशन इशू किया जाता है। इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, आइए मैं इसको भी समझाता हूं, पहले हम लोग सर्टुररी को देख लेते हैं। टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, इस लैटिन वर्ड का मीनिंग हुआ। यहां पर क्या है, इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस। इट इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। तो फ्रेंड्स अब मैं डिफरेंस इसके बारे में मैं डिफरेंस आपको बताता हूं। सर्टुररी, जब भी किसी केस में जजमेंट जब फ्रेंड्स हो चुका है, ओके, जजमेंट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, तो वैसे केसेस में हम लोग सर्टुररी रिट्स इशू करवाते हैं जिसमें जजमेंट ऑलरेडी बीन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। हम लोग उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज नॉट एज पर द लॉ, सो हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये रिट इशू फाइल करते हैं। ठीक है, और ये प्रोहिबिशन फ्रेंड इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी भी केस में जजमेंट अभी नहीं आया है, ऑलरेडी द केस इज रनिंग और इज पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट, तो हम लोग उसको प्रोहिबिट कराते हैं कि इट इज बियॉन्ड योर जुरिडिक्शन और आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए अपने हायर कोर्ट में। तो इसमें क्या होता है कि ये हायर कोर्ट इशू करता है सो दैट कि लोअर कोर्ट जो है उस रिकॉर्ड को, उस केस को अपने इन सुपीरियर कोर्ट, दैट इज अपने हाई कोर्ट की तरह अपने हाई कोर्ट पे वो भेज देता है। ठीक है, तो दैट इज द प्रोहिबिशन, दैट इज मींस टू फॉरबिड। और सर्टरी का मतलब हो गया कि जजमेंट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड और उस जजमेंट जो पास है दैट इज नॉट एज पर लॉ, जो भी फाइल कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो यहां पर ये सर्टरी होता है। अब ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। क्यूरेटिव इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर जजमेंट हैज ऑलरेडी बीन प्रोनाउंस और जजमेंट इवन होने के बाद अगर आप उसको सुधार रहे हैं तो दैट इज क्यूरेटिव। कहने का मतलब कि बीमारी हो गया, बीमारी होने के बाद उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। और देयर इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, और बीमारी के पहले ही अगर उसको हम लोग वापस ले लिए, मतलब जैसे कि फ्रेंड्स जैसे होता है ना कि मौसम अभी खराब हो रहा है, ठीक है, सर्दी का मौसम है तो हम लोग पहले ही थोड़ा सा प्रॉपर केयर करते हैं, दैट इज प्रोहिबिशन। और जब सर्दी हो गया, बीमारी हो गया, हम लोग उसके बाद जो दवा ले रहे हैं तो दैट इज सर्टरी। बस इन शॉर्ट आप लोगों को यही समझना होगा। अब आइए, issued to judicial authorities and not against the administrative authorities. It is also not available to legislative bodies and private individual or bodies. ये जो आपको दिख रहा होगा, इन चीजों को आप समझ जाइए। ओके, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, जो मैंने बताया बस वही है। और अगर आप लोगों को इसको नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आप ज्यादा समझ पाए, कुछ टाइम के बाद भी अगर चीजों को देखें तो आप लोगों को रिकॉल हो जाए। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग लास्ट देखते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। कहने का मतलब इसमें कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई इंसान अगर बैठा है फ्रेंड्स और वो उस पोस्ट का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उसी पे उस संदर्भ में इन दैट कॉन्टेक्स्ट द क्यू वारंटो रिट्स इज इशूड। इसका मतलब ये हो गया कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सपोज करिए फ्रेंड कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ है, कुछ 3-4 रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है वो इंसान एंड स्टिल ही इज सिटिंग इन दैट पोस्ट, तो ये क्यू वारंटो फाइल किया जाता है। और क्यू वारंटो में फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो बाकी जो 4 रिट्स होते हैं ये कैन किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन, जरूरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड हो वही इसमें फाइल कर सकता है, इशू करवा सकता है। रेदर
जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है इसको फाइल करा सकते हैं। क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी? आइए इसको टेक्सचुअल फॉर्म में हम लोग अगर पढ़ें तो है फ्रेंड्स, इट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू एनक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। ठीक है, हेंस इट प्रिवेंट्स द इलीगल usurpation of public office by a person. Unlike the other four writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by aggrieved person. So friends, today's का आज का जो हमारा ये क्लास था, that was all about the fundamental rights, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में सारे इंस्ट्राइंड है फ्रेंड। और आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को देखा। आर्टिकल 22 से 32 जो एक्सटेंडेड है वो हम लोगों ने इसको किया है। ठीक है, आज हम लोगों ने 22 से स्टार्ट करके 32 को कंप्लीट किया, जिसमें कि सारे रिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और इससे पहले का जो वीडियो है फ्रेंड्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसमें जाके उसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से फिर फंडामेंटल राइट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें को की ज़रूरत नहीं होगी, कोई और बुक्स की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद हम लोग एक MCQ सेशन करेंगे फ्रेंड्स। उस सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, कहीं पर आ चुके हैं पिछले प्रीवियसली हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में, या फिर और आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। और वो MCQs जब हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और फिर विल बी इन सच पोजिशन कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के कैसे भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो हम लोग उसको फिर कवर करने के एक पोजीशन में रहेंगे और अच्छे तरीके से उसको आंसर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आज फंडामेंटल राइट्स पे आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। और अगर आप इस कंटेंट को, द मेथड ऑफ टीचिंग, अगर आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को इसको मतलब शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से देख सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमारा क्लास बस यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में हम MCQs लेकर आते हैं। So till then, thank you so much for watching the video and keep loving the content and the channel. Thank you so much.